हाय गाइस, वेलकम टू वीएन कोचिंग क्लासेस। और आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 कवर करेंगे। यहाँ पर तुषार एक ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, तो तभी उसके चाचा जी उसको बताते हैं कि ट्रेन का सफ़र तो कुछ ही टाइम पहले स्टार्ट हुआ है, वरना पहले लोग कैसे जाते थे, कैसे आते थे, या कैसे कैसे एक दूसरे से मिलना होता था। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है पेज नंबर 2 पे। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर कि जब ट्रेन नहीं थी, यातायात का कोई साधन नहीं था, तो लोग कैसे सफ़र किया करते थे? लोग पैदल यात्रा किया करते थे जी। अब वो यात्रा किया भी क्यों करते थे? तो उसके घूमने के या फिर इधर से उधर जाने के कम से कम 4 कारण हमारे एनसीईआरटी में बता रखे हैं। पहला कि अगर वो एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फल, जानवर उनको खा के समाप्त कर देते। खाना ख़त्म तो दूसरी जगह उन्हें जाना ही पड़ता। दूसरा कारण है जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन के लिए या फिर मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए इधर से उधर। मवेशी मतलब पशु। घर पे हर कोई तो लाके घास नहीं दे सकता, तो पहले के लोग क्या करते थे कि उनके पास तो बहुत सारे जानवर होते थे, स्पेशली बहुत सारी गाय। तो वो लोग अपने मवेशियों को, अपने पशुओं को जंगलों में ले जाते थे घास चरवाने के लिए। तीसरा कारण अलग अलग मौसम और अलग अलग फसलें। तो एक मौसम में एक फसल मिलेगी, दूसरे मौसम में दूसरी। अब मान लीजिए मौसम कोई और से चल रहा है, फसल कोई और से बो देंगे, नहीं मिलेगा, और चाहिए तो है ना कुछ खाने के लिए, तो इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह यात्रा किया करते थे। चौथा कारण ये है कि पानी के बिना कुछ भी संभव नहीं है किसी के लिए भी, चाहे प्राणी हो, पेड़ हो या पौधे। तो पानी की तलाश में, झील की तलाश में, झरनों, नदियों की तलाश में भी कभी लोग इधर से उधर जाया करते थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था कि सूखा पड़ जाता था और किसी किसी झरने, झील में क्या होता था, एक मौसम के बाद ही पानी मिलता था, स्पेशली बारिश के मौसम के बाद। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 कारण लोगों के इधर से उधर जाने के क्या है। एक तो एक ही जगह पर रहेंगे तो आसपास की फसलें ख़त्म, दूसरे शिकार के लिए, तीसरा अलग अलग मौसम, अलग अलग वनस्पतियाँ, चौथा कारण पानी की तलाश में। एक कारण ऐसे भी हो सकता है भाई अपने रिश्तेदारों से मिलने चले गए, हम भी तो जाते हैं, स्पेशली मामा के यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 कारण हैं जो हमारी एनसीईआरटी में बताए गए हैं कि मानव घुमक्कड़ क्यों था। नेक्स्ट टॉपिक है कि पुरातत्वविदों को आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। पुरातत्वविदों को कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। आखेटक शिकारी, खाद्य संग्राहक मतलब भोजन इकट्ठा करने वाले। और यह भी संभव हो सकता है कि लोगों ने अपने काम करने के लिए पत्थरों की लकड़ियाँ, हड्डियाँ और औजार बनाए हों, ठीक है। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। क्यों? क्योंकि ये हार्ड होता है, हार्ड मटेरियल होता है, ये जल्दी से नहीं ख़त्म हो सकता। आज तो हम पत्थर का यूज़ अलग अलग तरीके से, अलग अलग रीज़न से करते हैं, बट उस टाइम किस रीज़न से यूज़ होता होगा? मे बी फल फूल काटने के लिए, हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, पेड़ों की छाल काटने के लिए और जानवरों की खाल उतारने के लिए, ठीक है। पेड़ों की छाल याद आया, ताड़पत्र पिछले चैप्टर में, ठीक है। और कभी कभी क्या होता था कि हड्डियाँ और लकड़ियाँ या फिर उनके मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। क्यों? अपनी सेफ्टी के लिए। किससे? पहले तो जानवरों से, फिर एक दूसरे से। कुछ औजारों से लकड़ियाँ भी काटी जाती थी, पत्थरों से। और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था।
इसलिए पत्थर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको इसी वजह से पाषाण युग भी बोला जाता है। पत्थर से बने औजार क्या है? प्राचीनतम औजार है, ये वाला पॉइंट। और इन्हें कई हज़ार साल बाद बनाया गया और इन्हें बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ये गुटिका, प्राकृतिक पत्थर को गुटिका बोला जाता है। ध्यान रखना, यूपीएससी से क्वेश्चन पुट कर सकता है। रहने की जगह, लोग कहाँ रहते थे, ये हमें ये मैप दिया गया है। इसमें बताया है कि ये कुछ जगह हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के सबूत मिले हैं। और इसमें जो तिकोनी कलर के हैं, भीमबेटका, संगी और कुरनूल की गुफाएं, ठीक है। ये पूरा पाषाण स्थल है, ठीक है। और जो यहाँ पे ये बॉक्स बना हुआ है ब्लू कलर का, ये नवपाषाण स्थल है। और जो ग्रीन कलर के है वो महापाषाण स्थल है। और आगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ पे क्या है और इसके बारे में और डिटेल से आगे चैप्टर में कवर किए गए हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि पाषाण काल में पत्थर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे कुछ जगहों पे ना पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े भी मिले हैं, ठीक है। और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पे छोड़ गए होंगे, या फिर वो ठीक नहीं बने होंगे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो टूटे फूटे टुकड़े हैं वो भी इन जगह पे मिलते हैं। और कभी कभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब है कि कभी कभी इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा भी करते थे, ठीक है। ऐसे स्थलों को आवासीय उद्योग स्थल बोलते थे। आवासीय उद्योग स्थल, आवास मतलब रहना, उद्योग मतलब काम करना। तो पत्थरों का काम होता था पाषाण काल में, यूजेस हमने पढ़ लिए हैं पहले पत्थरों के। तो उसी काम को करने के लिए जब लोग वहाँ रहेंगे तो उस स्थल को क्या बोलेंगे? आवासीय उद्योग स्थल। ये देखिए यहाँ पे भीमबेटका के बारे में बताया गया है, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और आवासीय पूरा स्थल किसको बोलेंगे? आवासीय, आवास मतलब रहना, जहाँ लोग रहा करते थे, उसको क्या बोला था हमने? आवासीय उद्योग स्थल, जहाँ लोग रहा भी करते थे और अपना काम भी किया करते थे, ठीक है। वो इनमें से गुफाओं और कंदराओं में रहा करते थे। इससे क्या होता था कि यहाँ पर पड़ने वाली बारिश, धूप और हवाओं से उनको राहत मिलती थी, ठीक है। और ऐसे जो पर्वतीय इलाके होते हैं वो मोस्टली नर्मदा घाटी के पास पाए जाते हैं। ये देखिए कुछ इस टाइप से होती थी। मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पर रह रहा है, क्या होगा? जो हवाएं है वो भी कंट्रोल में हो रही है, बारिश पड़ नहीं सकती और धूप भी नहीं आ सकती, ठीक है। इस टाइप की गुफाएं चूज़ किया करते थे पहले के लोग रहने के लिए। द टॉपिक इज पुरस्थल। पुरस्थल किसको बोलते हैं? पुरस्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। क्यों मिलेंगे ये वाले अवशेष? वो इसलिए मिलते हैं कि जैसे लोगों ने बनाए अपने यूज़ के लिए, बाद में क्या हुआ, वे वहीं छोड़ गए। ये कभी ज़मीन के ऊपर मिलते हैं, कभी अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं? मान लीजिए भूकंप आया, ठीक है, भूकंप आया, काफ़ी तेज आया और पता है सबको कि सबको अर्थ शिवरिंग ही करेगी, ऊपर नीचे भी होगा। तो जो सामान ऊपर था मे बी वो नीचे चला गया हो, उस टाइम भूकंप आया हो, कुछ भी हो सकता है। समुद्र के तल में या फिर नदी के तल में क्यों मिलेंगे? बाढ़ आई हो और वो अपने साथ ले गए सामान, ऐसे हो सकता है। तो ऐसे स्थानों को पुरस्थल बोला जाता है जहाँ औजार और बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। अब पाषाण औजारों का निर्माण, पहले टाइम के लोग औजार कैसे बनाते थे? वो भी पत्थर से। इसकी दो टेक्निक्स हैं, एक तो है पत्थर से पत्थर टकराना, ठीक है, और दूसरी है दबाव शल्क तकनीक। पहली टेक्निक ये बोलती है कि
अगर किसी पत्थर से कोई भी औजार बनाना होता था तो उसे तो हाथ में ले लेते थे और दूसरे हाथ से एक पत्थर की हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। ठीक है, इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शल्क निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण ना बन जाए, मतलब जैसे आपको चाहिए वो ऐसे ना बन जाए। ये क्या होता है, पत्थर से पत्थर को टकराना। फिर दबाव शल्क तकनीक बोलती है, इसमें क्रोड को एक स्थिर जगह पर टिकाया जाता है और क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हड्डी नुमा पत्थर से शल्क निकाले जाते हैं। जैसे आपने कभी मार्केट में आते जाते देखा होगा कि जैसे कुछ लोग हैं अपने घर के साइड में नेम प्लेट लगवाते हैं और वो पत्थर की बनी होती है। ठीक है, तो उस पर मान लीजिए नाम कोई भी निकालना है, मान लीजिए तुषार नाम ही लिखना है, तो तुषार कैसे लिखेंगे, पत्थर है उसे एक स्थिर जगह पर टिका दिया, ठीक है, और फिर एक वो छेनी और हथौड़ी लेके उस पर किया, तब जाके उसमें नाम निकल गया। इस तरह से वो चीज़ें दूसरी यूज़ करते थे बट टेक्निक यही होती थी। या फिर ऐसे हुआ कि छेनी की जगह कोई हैवी सा पत्थर ले लिया और उसको फिर दूसरे जो हड्डी नुमा पत्थर है, सॉरी हथौड़ी नुमा पत्थर है, उसको उस पत्थर पे मारा तो वो उसकी शेप ले लेता था जो उसको चाहिए होता था। ठीक है, इसके बाद आग की खोज, सबसे इम्पोर्टेंट खोज मानव इतिहास की, आग की। कहाँ पे, कुरनूल गुफा में इराक के अवशेष मिलते हैं और इसका मतलब ये है कि आरंभिक लोग अपना आग है ना जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए होता होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। ठीक है, ये रही कुरनूल गुफा जहाँ से आग के अवशेष मिले हैं। फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद, मतलब कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु क्षेत्रों में ना बड़े बदलाव आए और घास के मैदान बढ़ने लगे। इससे क्या हुआ, जैसे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी। किस टाइप के जानवर, जो घास खाकर जिंदा रहते थे। वो लोग क्या करते थे, इन जानवरों को शिकार क्या करते थे, बड़ी बड़ी आसानी से हाथ में आ जाने वाले, तो गाय स्पेशली, बकरी, भेड़। ठीक है, और फिर मे बी वो उनको पालने के बाद भी सोचने लगे हो। और फिर क्या हुआ, इस काल में मछली भी भोजन का इम्पोर्टेंट सोर्स बन गई। और इसमें ही इसी टाइम में गेहूँ, जौ, धान और अनाज जैसे प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे और इसी वजह से महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने इनको बटोरना शुरू कर दिया खाने के लिए। और अब यहाँ पे नाम और तिथियों के बारे में बताए गए हैं, मतलब कि जो ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इनके बारे में बताया गया है। ये नाम क्यों रखे, आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं, क्यों, क्योंकि पूरा का मतलब होता है प्राचीन और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पहले के लोग क्या करते थे, प्राचीन काल में लोग पत्थर से बनी चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। और यह समय 3 भागों में विभाजित है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पर जो पूरा पाषाण काल भी है वो भी 3 भागों में विभाजित है, जिसको मैं आगे बता रही हूँ जी। पाषाण काल 3 भागों में विभाजित था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पहला आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आरंभिक पूरा पाषाण युग, थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, आरंभिक पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, इसकी टाइम लिमिट
12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक मानी जाती है। और जो ये वाला समय है इसकी 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक माना जाता है इसको, ठीक है। और इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल 10,000 साल पहले से अब तक माना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो मध्य पाषाण युग है इसको मेसोलिथ भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पत्थरों का साइज पूरा पाषाण काल के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हो गया था, ठीक है। इसके बाद टॉपिक आता है शैल चित्रकला। शैल मतलब पत्थर, चित्रकला मतलब पता ही है सबको, ड्राइंग मतलब पत्थर पे की गई ड्राइंग। तो जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं, और उनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। और इसमें ना जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है, ठीक है। तो इससे क्या पता चल सकता है थोड़ा सा ये कि जो आरंभिक लोग थे वो शिकार और फल मूल का संग्रह किया करते थे, और वे पत्थरों के औजारों पर और गुफाओं में चित्र बनाते थे। और ये भी हो सकता है कि जो कुछ काम महिलाएं करती हो और कुछ काम केवल पुरुष करते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ काम दोनों मिलके कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होगी। जैसे जैसे मानव समाज बढ़ता गया ऐसे ऐसे परंपराएं भी बढ़ती चली गई। ये देखिए शैल चित्रकला। और यहाँ पर एक नोट में भी बताया गया है कि भारत में पूरा पाषाण युग में शुतुरमुर्ग होते थे। क्यों, वो कैसे पता लगा है? महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। कुछ छिलकों पे चित्रांकन है, मतलब कुछ ड्राइंग बनी हुई है, और कुछ अंडों से मनके बनाए जाते थे। इसके बाद टॉपिक आता है हुसंगी का सूक्ष्म निरीक्षण। हमने जब अभी थोड़ी देर पहले मैप पढ़ा था उसमें 3 जगहों के नाम लिए थे, भीमबेटका, कुरनूल और हुसंगी। तो इसमें तो बिल्कुल छोटा सा इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे कि कुछ जगहों से क्या हुआ कि कई प्रकार के औजार मिले हैं, और ये आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। और कुछ पूरा स्थलों में ना औजार बनाए भी जाने के प्रमाण हैं, और अधिकांश पत्थर चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, चूना पत्थरों से औजार बनाए जाते थे मोस्टली। और अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट तिथियाँ जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, पूरा पाषाण काल की, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ठीक। और इसी के साथ ही हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। सो प्लीज़ डू लाइक, डू सब्सक्राइब, डू शेयर एंड डू सपोर्ट।